हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षा पीडिया। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, बिंदास होंगे। चलिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12 रसायन विज्ञान। आपका लेक्चर 12 है, चैप्टर फर्स्ट है सॉल्यूशन। चलिए, इससे पहले कुछ डिफरेंट हो जाए। खुद के सपने के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुमसे मिलना लोगों का सपना बन जाए। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। इन्होंने क्या बोला है विद्यार्थियों के बारे में? चलिए इसके बारे में जानते हैं। खुद के सपने के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुमसे मिलना लोगों का सपना बन जाए। मतलब ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ने विद्यार्थियों के बारे में क्या बोला है कि आप अपने लक्ष्य की ओर इतना अग्रसर हो जाइए, इतना बढ़ जाइए कि एक दिन आपको मिलना लोगों के लिए सपना हो जाए। इसीलिए आप हमेशा धीरे ही सही पर कार्यरत रहिए और हमेशा धीरे धीरे प्रयास करते रहिए और अपने लक्ष्य को हासिल कर लीजिए। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वांट हाफ समीकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं? वांट हाफ इक्वेशन। इससे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कराया था कि बॉयल वांट हाफ नियम क्या होता है और चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये बॉयल वैज्ञानिक हैं और ये चार्ल्स वैज्ञानिक हैं। इन्होंने दो समीकरण, मतलब बॉयल वैज्ञानिक थे, उन्होंने वांट हाफ समीकरण बनाया था, बॉयल वांट हाफ नियम, ठीक है। और जो चार्ल्स वैज्ञानिक थे उन्होंने चार्ल्स वांट हाफ नियम बनाया था। अब इसमें क्या बोला था? तो ये देखिए, जो बॉयल वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बनाया था? बॉयल वांट हाफ नियम दिया था। उन्होंने बोला था कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर आपका जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब क्या होता है? P। उससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। जो परासरण दाब होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? सांद्रता C के समानुपाती होता है, जिसको यहाँ हमने लिख दिया। और ऐसे ही आपके ये चार्ल्स वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था इस नियम के अनुसार जो स्थिर सांद्रता, अब इसमें इन्होंने बोला जो सांद्रता है वो स्थिर रहेगी। स्थिर सांद्रता पर आपका जो परासरण दाब होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल P से। जो परासरण दाब होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो हम कह सकते हैं जो परासरण दाब होता है वो परम ताप T के समानुपाती होता है। और T को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर आपका किससे आ गया? T से आ गया। और यहाँ क्या बोला था कि जो P है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? सांद्रता C की, ठीक है। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जो रॉबर्ट बॉयल थे उन्होंने क्या बोला था कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर जो परासरण दाब होता है वो सांद्रता C के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो चार्ल्स वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या बोला था? चार्ल्स वैज्ञानिक ने बोला था कि जो परासरण दाब होता है वो परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद में ये आपका समीकरण आता है कि वांट हाफ समीकरण क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं वांट हाफ इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बॉयल वांट हाफ नियम तथा चार्ल्स वांट हाफ नियम को परस्पर मिलाने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे वांट हाफ समीकरण कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि बॉयल वांट हाफ नियम, मतलब जो बॉयल वैज्ञानिक थे उन्होंने जो नियम दिया था उस नियम को मिलाकर, और जो चार्ल्स वैज्ञानिक थे उन्होंने जो नियम दिया था उस नियम को मिलाकर जो समीकरण बन जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वांट हाफ समीकरण कहते हैं। देखिए, बॉयल वांट हाफ नियम तथा चार्ल्स वांट हाफ नियम को परस्पर मिलाने से जो समीकरण बनता है उसको हम वांट हाफ समीकरण कहते हैं। चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। ये देखिए, बॉयल वांट हाफ नियम से आपने बॉयल वांट हाफ नियम से जो फॉर्मूला निकाला था वही फॉर्मूला यहाँ ऐड करते हैं। देखिए, बॉयल वांट हाफ नियम से तो यहाँ आप इसमें क्या बोला था? जो परासरण दाब होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? सांद्रता C के। इसको हमने क्या मान लिया? इसको हमने मान लिया आपका समीकरण। ये क्या है? समीकरण आपका फर्स्ट है। सेकंड आपने क्या लिया? चार्ल्स वांट हाफ नियम से। चार्ल्स आपके वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो नियम दिया था वो क्या है? चार्ल्स वांट हाफ नियम। उसमें फॉर्मूला आपका क्या निकल के आया था? निकल के आया था कि जो परासरण दाब होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हमने क्या मान लिया? इसको समीकरण आपने सेकंड मान लिया।
समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर हमने क्या किया, समीकरण आपका जो फर्स्ट था और सेकंड था उसको हमने मिला दिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो P है, P अनुक्रमानुपाती C और P अनुक्रमानुपाती T। तो आप यहाँ देख सकते हैं P आपका कांस्टेंट है, एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, P को यहाँ लिख देंगे, सिंगल P मतलब एक ही बार P को हम यहाँ लिखेंगे। और अनुक्रमानुपाती किसके है ये, C और T। तो हम इसका क्या कर देंगे, CT, इसका हमने कर दिया मल्टीप्लाई CT। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो आपका P है पराशर दाब है वो किसके बराबर है, पराशर दाब। तो हम कह सकते हैं P इक्वल SCT। अब यहाँ S क्या है, तो हम बोलेंगे जहाँ S विलयन स्थिरांक है, यहाँ S को क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है। और जो S है वो क्या है, विलयन स्थिरांक है। तो यहाँ जो S का मान होता है वो क्या है, यहाँ हम देख सकते हैं आपका जो S है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखिए S है कांस्टेंट रहता है और इसका जो मान है क्या है, मान 0.0821 लीटर ATM प्रति किलो प्रति मोल। ये इसका क्या है, ये S का मान है। S मतलब विलयन स्थिरांक का मान है, क्या है 0.0821। जैसे कि आपका जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, इसमें बोला जाता है, उसमें S का मान दिया जाता है कि S का मान लगाइए। तो आपको कहीं भी S दिखाई दे तो S का मान आपको यही रखना है, क्या रखना है 0.0821 लीटर ATM प्रति किलो प्रति मोल। चलिए, तो हमने क्या बोला, एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि बॉयल-वार्न-हाफ नियम से P जो पराशर दाब था वो सांद्रता C के अनुक्रमानुपाती था, जिसको समीकरण 1 माना। और आपका चार्ल्स-वार्न-हाफ नियम से जो पराशर दाब था वो किसके अनुक्रमानुपाती था, परम ताप T के अनुक्रमानुपाती था, जिसको हमने समीकरण सेकंड माना। तो हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिलाया, मिलाने पर आपका क्या फॉर्मूला बना, P अनुक्रमानुपाती CT। यहाँ हमने अनुक्रमानुपाती इस निशान को हटाया तो यहाँ हमने इसको क्या मान लिया, बराबर S। और S आपका क्या है, विलयन स्थिरांक है, जिसका मान S का मान क्या होता है 0.0821 लीटर ATM प्रति किलो प्रति मोल। चलिए इससे आगे देखते हैं। ये देखिए आपका जो पराशर दाब था, पराशर दाब इक्वल ST/V, यहाँ ST/V। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि आपका जो ST है, S क्या था, S था आपका विलयन स्थिरांक। T क्या है, T आपका टेम्परेचर है, ताप है। और V क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं जो आपका C आ रहा था, आपने देखा था, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने इसमें देखा आपका फॉर्मूला क्या निकल के आया था, P इक्वल SCT। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया था, P इक्वल SCT। अब इसी को हम आगे लगाते हैं, देखिए इसको। तो आपका फॉर्मूला क्या था, P, हम कह सकते हैं कि आपका जो फॉर्मूला था P इक्वल SCT, ये आपका फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले को आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आपका जो पराशर दाब है, आपने क्या किया, ये जो S था तो हम कहेंगे P तो आपका ऐसे ही रहा, इस वाले S को हमने ऐसे ही रख दिया, यहाँ T को ऐसे ही रख दिया, और अपॉन ये आपका जो C था तो C को हमने क्या यहाँ दे रखा है, जो C होता है इसको हम क्या मान लेते हैं, 1/V के बराबर मान लेते हैं। मतलब यहाँ आपकी जो सांद्रता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब किसके विपरीत होती है, तो हम बोलेंगे आयतन के विपरीत होती है। तो आयतन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो C किसके अनुक्रमानुपाती है, 1/V के। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आया ये इस तरीके से है, C इक्वल 1/V। यहाँ आपका C था तो C को हमने क्या किया, C को यहाँ से हटाया तो C आपका क्या रहा, 1/V रहा। और इसमें जो 1 है वो ऊपर रहेगा और 1 का कुछ मान होता ही नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आपका जो नीचे आएगा वो क्या आएगा, V आएगा। तो यहाँ आप फॉर्मूले में देख सकते हैं P इक्वल ST/V। यहाँ हम कह सकते हैं कि C जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/V के बराबर होता है। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। यहीं से हमारा एक और फॉर्मूला तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि जो PV
ये देखिए, ये इस वाले V का मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया, P से कर दिया, पराशर दाब से। तो PV इक्वल ST, आपका क्या है ये, PV इक्वल ST, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n हो, आप मान लीजिए आपके जो विलय के मोलों की जो संख्या है, विलय हम किसे बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपका सॉल्यूशन होता है उसमें वो दो प्रकार से मिलकर बनता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट को ही हम क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं, मतलब जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यदि विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n हो, कम मात्रा में है, तो आप उसको स्मॉल लेटर से ही दिखाएंगे। तो हमने मोलों की संख्या क्या बोला, स्मॉल n, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब आप लगाएंगे PV, आगे आपका जो फॉर्मूला निकल के आया था PV इक्वल ST, वहाँ आगे हम लगा देंगे PV इक्वल NST। यहाँ आगे क्या आ गया आपका n, मतलब मोलों की संख्या, और किसके, सॉल्यूट के मोलों की संख्या। यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्मूला है, आपके फॉर्मूले में ये एक और फॉर्मूला आपका निकल कर आया। PV तो आपका था, तो PV इक्वल, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि PV इक्वल स्मॉल w अपॉन m। यहाँ n क्या होता है, आपको मैंने बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो n होता है वो होता है स्मॉल n होगा तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। स्मॉल w क्या होता है, तो स्मॉल w को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल w को हम बोलते हैं भार, क्या बोलते हैं, भार। और आपका जो स्मॉल m होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अणुभार। इससे आपके मोलों की संख्या, और n आपका क्या है, ये मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो मोलों की संख्या है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, भार बट्टे अणुभार, मतलब स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि PV इक्वल स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और आपका जो n की जगह n का मान ही तो रखा है हमने यहाँ, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और ये क्या है आपका ST, उसको हमने ऐसे ही लिख दिया ST। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया PV इक्वल w अपॉन m ST। ये पराशर दाब ज्ञात करने का फॉर्मूला है। चलिए इससे आगे देखते हैं। दो विभिन्न गैसों के लिए, अगर आपके जो न्यूमेरिकल्स में बोलता है कि दो विभिन्न गैसों के लिए पराशर दाब ज्ञात कीजिए, तब आप किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये देखिए, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल P2 V2 अपॉन T2। ये किस तरीके से दिया गया है, ये ऐसे दिया गया है आपका P1 V1 अपॉन T1 इक्वल P2 V2 अपॉन T2। ये आपका क्या है, दो विभिन्न गैसों के लिए है, मतलब ये क्या है, पराशर दाब के लिए, ये आपका पराशर दाब है, ये आपका V है, आयतन है, और ये आपका क्या है, टेम्परेचर, मतलब पहली वाली गैस का आपको निकालना है जिसमें आपका मान दे रखा होगा, और सेकंड वाली जो दो गैसों के लिए बोला गया है, जो सेकंड वाली गैस है तो उसका पराशर दाब, उसका आयतन और उसका टेम्परेचर आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो आपका ये फॉर्मूला क्या निकल के आया, तो हम कह सकते हैं आपका जो फॉर्मूला निकल के आया वो ये निकल के आया P1 V1 अपॉन T1 इक्वल P2 V2 अपॉन T2। ये आपका फॉर्मूला है, इस तरीके से निकला हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं मानक ताप दाब, इसको हम क्या बोलते हैं, मानक ताप दाब, इसको हम बोलते हैं STP। STP क्या होता है आपका, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं STP। STP की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये आपकी STP की फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें सामान्य ताप दाब, इसको हम क्या बोलते हैं, NTP। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, सामान्य ताप दाब को NTP। अब NTP को हम क्या बोलते हैं, N का मतलब होता है नॉर्मल, T का मतलब होता है टेम्परेचर, P का मतलब होता है प्रेशर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। चलिए इससे आगे देखते हैं। अगर बात की जाती है आपके दाब की, कि जो दाब को हम किससे दिखाते हैं, दाब को हम P से दिखाते हैं। आपका अगर दाब की बात की जाए तो अगर हम आपका दाब क्या है, 1 ATM है, ठीक है, एटमॉस्फियर, ठीक है, 1 ATM है। अगर 1 ATM पर बात करें तो आपका जो दाब होता है वो कितना होता है,
760 मिलीमीटर होता है। अगर इसको 760 मिलीमीटर, अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आपका क्या रहेगा, तो हम कहेंगे 76, जिसको हम बोलते हैं 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। हमने मीटर मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में कर दिया, और आपका क्या आया 76 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ आप टेम्परेचर की, ताप की बात करें, ताप को हम क्या बोलते हैं, टी फॉर टेम्परेचर। ठीक है। अगर आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है, हम यहाँ कह सकते हैं आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आप टेम्परेचर को अगर केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उसमें 273 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। तो आपका अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको केल्विन में चेंज करें तो कितना होता है, 273 केल्विन। अब यहाँ आप देख सकते हैं आयतन, आयतन इसको हम V फॉर वॉल्यूम, आयतन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना होता है आपका 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर है आपका। अगर यहाँ इसको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका क्या रहेगा, तो आप कहेंगे 22,400 मिलीलीटर। लीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया, मिलीलीटर, तो ये आपका कितना है 22,400 मिलीलीटर। आपको समझ में आया होगा ये डेरिवेशन क्या है। जैसे आज मैंने आपको क्लास में क्या बताया, मैंने आपको बताया वांट हाफ समीकरण क्या होता है। तो मैंने बोला बॉयल वांट हाफ नियम और चार्ल्स वांट हाफ नियम को जब हम मिला देते हैं तो वांट हाफ समीकरण बन जाता है। ये मैंने आपको इस क्लास में बताया था। और जो डेरिवेशन था, आपके यूपी बोर्ड में आपके क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कहा जाता है कि दो विभिन्न गैसों के लिए पराशर दाब ज्ञात कीजिए या पराशर दाब को ज्ञात कीजिए। उसमें वायुमंडलीय दाब वगैरह सारा कुछ दे रखा होता है क्वेश्चंस में। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। ये आपका जो फॉर्मूला निकाला था, जैसे कि P1V1/T1 इक्वल P2V2/T2, ये दो विभिन्न गैसों के लिए थे। ये पूरा डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाया। ये वांट हाफ समीकरण में संबंध भी पूछ लेते कि वांट हाफ समीकरण क्या होता है, इसका डेरिवेशन करके दिखाइए। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।